नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कश्मीर के पंपोर में आतंकी हमला, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, एक जवान घायल। श्रीनगर के 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। एनएसजी में भारत की सदस्यता पर बातचीत जारी रखने को तैयार चीन, आतंकी मसूद अजहर पर नसीहत। आतंकवाद विरोध के नाम पर कोई देश नहीं उठाए राजनीतिक फायदा। औद्योगिक उत्पादन में लगातार दूसरे महीने गिरावट, अगस्त में आईआईपी में 0.7% की कमी। विनिर्माण, खनन और पूंजीगत सामानों का उत्पादन गिरा। प्रेसिडेंशियल डिबेट में महिलाओं पर बयान को लेकर ट्रंप ने मांगी माफी। हिलरी क्लिंटन ने कहा, राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है ट्रंप। ईमेल मसले पर ट्रंप की हिलरी को जेल भेजने की चेतावनी। ओलिवर हार्ट और बेंग होमस्ट्रोम को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए सम्मान, नीतियां और संस्थान बनाने में मिली है मदद। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। चीन ने फिलहाल अहम मुद्दों पर भारत को कोई रियायत नहीं देने का संकेत दिया है। गोवा में इस सप्ताह होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले चीन का ये रुख सामने आया है। उसने इस ओर इशारा कर दिया है कि सम्मेलन आर्थिक मुद्दों पर ही केंद्रित रहेगा। एनएसजी और सीमा पार आतंकवाद जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर चीन भारत की मदद नहीं करेगा। 8वां ब्रिक्स सम्मेलन गोवा में 15 और 16 अक्टूबर को हो रहा है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिस्सा लेंगे। गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले चीन ने एनएसजी में भारत की सदस्यता और मसूद अजहर पर पाबंदी को लेकर पुरानी नीति पर कायम रहने की बात कही है। चीन के उप विदेश मंत्री लाओ बाओदोंग ने बीजिंग में कहा कि चीन आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। आतंकवाद से मुकाबले के नाम पर किसी देश को राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 我的外长在今年联大期间就反恐问题专门达成了共识。中方希望也相信这次领导人在国阿的会晤能够在以往的这个共识基础上。 जानकारों का मानना है कि चीन के इस बयान से आतंकवाद पर उसका दोहरा रुख सामने आया है। China is willing to extend the technical hold only to appease the Pakistani leadership at this point of time, because that is one relationship that has flourished at all cost, at whatever be the other problems. चीन ने एनएसजी में सदस्यता पर कोई भी आश्वासन नहीं दिया। उप विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का विरोध सिर्फ चीन नहीं कर रहा है। भारत के साथ चीन की वार्ता जारी है, लेकिन कोई भी फैसला एनएसजी के नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ही होगा। चीन ने भारत पर दबाव बनाए रखने के लिए बांग्लादेश और कंबोडिया से संबंध मजबूत करने का संकेत दिया है। चीन के राष्ट्रपति गोवा आने से पहले ढाका और कंबोडिया जाएंगे। चीन का कोई राष्ट्रपति पिछले 30 साल से ढाका नहीं गया था। शी जिनपिंग की योजना नेपाल जाने की भी थी, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की पहली दिल्ली यात्रा की वजह से चीन ने नाराजगी दिखाई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले भारत चीन के मुद्दे पर जानबूझकर चुप्पी बनाए हुए है, लेकिन गोवा में देखना यह रोचक होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स को महज एक आर्थिक ब्लॉक के रूप में देखते हैं या वे महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर एकजुटता बनाने की कोशिश करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और इस वक्त हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं एमईए के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, इससे पहले ब्रिक्स सम्मेलन पर हम बात करें, ये जो चीन का बयान आया है बड़ा दो अर्थी लग रहा है। क्यों इस तरह के चीन बयान दे रहा है? क्या उसने ये साफ कर दिया है कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के बिल्कुल साथ में है? भारत की चिंताओं को क्या एकदम खारिज कर दिया है उसने? चीन एक बहुत ही उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट से जो मालूम हो रहा है कि एक दोहरा मापदंड लेके चल रहा है। पाकिस्तान को अब वो छोड़ नहीं सकते। वहाँ पे उन्होंने सीपीईसी का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बना रखा है। ग्वादर पे उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। वहाँ पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं। हमारे
पीओके में भी वो रास्ता बना रहे हैं, हाइडल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी बिलियंस में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो अब उसको छोड़ के वो कहाँ जाएं, इसलिए पाकिस्तान को वो अपना मतलब पाकिस्तान को वो अपना उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है हमारे खिलाफ कि वो कुछ कार्रवाई करते रहें, उससे चाइना को फ़ायदा होता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि चाइना आतंकवाद के विषय पे वो एक तरफ तो कुछ और कहेगा कि हाँ हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, और दूसरी तरफ आतंकवादियों को वो प्रोटेक्ट भी करेगा और कहेगा कि नहीं ये तो राजनीतिक एडवांटेज लेने के लिए इंडिया कर रहा है। तो ये इसमें कोई दम नहीं है चाइना के शब्दों में, क्योंकि इनका जो दोहरा मापदंड अब एकदम सामने आ गया है। और एनएसजी के मामले में भी वो लटका के रख रहा है, कहते हैं हाँ बातचीत करेंगे, बातचीत चलती रहेगी, दूसरे देश के साथ भी आप बातचीत करिए। तो ये तो ऐसे ही चलेगा कुछ दिन। और अगर सिर्फ ब्रिक्स में सिर्फ वो इकोनॉमिक मुद्दा ही मतलब प्राधान्य मिलता है, मतलब जो ऑप्शंस हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक ही होते हैं, तो फिर इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि चाइना की जो प्रपोजल्स होंगी कि फ्री ट्रेड एरिया जैसे है, एक मुक्त व्यापार रीजनल जो होता है, तो उसमें फिर इंडिया भी अपना पोजीशन लेगा, कहेगा कि हमें जरूरत नहीं है, या हम उसको भी लटका के रखेंगे। लेकिन क्या सर हम ये पोजीशन ले पाएंगे? तो मुझे तो लगता है इस तरह से ही चलेगा। क्या हम ये पोजीशन ले पाएंगे सर, जो दोनों के बीच? उसको हम भी ले सकते हैं, जैसे एनएसजी में वो कहते हैं कि हाँ हम बातचीत करेंगे, और तो हम भी कह सकते हैं ठीक है फ्री ट्रेड एरिया में भी के लिए भी हम बातचीत करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमको एकदम राजी होना है। फ्री ट्रेड की जो नेगोशिएशंस होती हैं वो ओवरनाइट तो खत्म होती नहीं, लंबी चलती है। आप कोई भी फ्री ट्रेड नेगोशिएशन देख लें, सालों चलती हैं। आरसीईपी को देख लें, वो तो अभी भी कुछ नहीं हुआ उसमें। तो ये तो लंबी बातें होती हैं, तो ये भी चलेगा, लंबा ही चलेगा सर। लेकिन एक सेंटिमेंट हमारे देश में ये आ रहा है और सोशल मीडिया के जरिए हम तक ये पहुंचा भी है, आपने भी देखा होगा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब चाइना का जो रुख है भारत को लेकर, उसके बाद हमें चाइना का सामान भारत आने से रोक देना चाहिए, चाइना के सामान का हमें बहिष्कार करना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए मौजूदा वक्त में, और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो क्या ये मुफीद होगा? देखिए, चाइना के साथ जो हमारा व्यापार है उसमें हमारी घटौती बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा घटौती हमारा चाइना के साथ है, तो उसको कम करना तो एक नेशनल पॉलिसी होना ही चाहिए। मैं तो कहूंगा कि हम लोगों को, सब लोगों को, भारतीयों को मिलकर चाइनीज माल खरीदना ही नहीं चाहिए, उससे उस पर फर्क पड़ेगा। ऑफ कोर्स कुछ कॉरपोरेट्स हैं, कुछ है ऐसी चीजें हैं जहां पे चाइनीज इक्विपमेंट वगैरह वो आती हैं, ठीक है उतना तो आएगा क्योंकि व्यापार तो चलेगा, पर हमको चाइनीज माल से थोड़ा सा मुंह मोड़ लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमें फायदा है। हमारा मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसको फायदा होगा, क्योंकि वो चीजें अगर इंडिया में बनने लगे और हम लोग खरीदने लगे तो उससे हमें, हमारे देश को फायदा होगा, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हम चाइनीज माल क्यों ले? तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक है अगर हम चाइनीज माल को बॉयकॉट करें, तो ये मैं तो मतलब पर्सनली मैं इसके खिलाफ नहीं बोल सकता। सर अब आते हैं ब्रिक्स पे वापस। क्या हमारा जो एजेंडा रहा है, और बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम पे हम लोगों ने आतंकवाद को जिस प्रमुखता से मुद्दा ये उठाया था, माना यह जा रहा था और हम एक्सपेक्ट भी ये कर रहे थे कि इस ब्रिक्स सम्मेलन में भी भारत कॉर्नर करेगा पाकिस्तान को एक बार फिर से इंटरनेशनल मंच में। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि चाइना के इस बयान के बाद क्या हम आतंकवाद के मसले को वहां पर उठा पाएंगे उतने पुख्ता तरीके से जितना हम चाह रहे हैं? बिल्कुल उठाएगा इंडिया। मुझे तो लगता है इंडिया को उठाना भी चाहिए, और इंडिया बिल्कुल उठाएगा, और उसमें देखेंगे चाइना उसको किस हद तक रोकता है, क्योंकि जनरल जो कॉन्डेमनेशन है चाइना तो खुद भी कर रहा है, तो वो कैसे रोक सकता है उसको। और उधर रशिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, वो तो मेरे ख्याल इंडिया को सपोर्ट करेंगे। टेररिज्म के मामले में दुनिया में सब सपोर्ट कर रहे हैं, और ये भी और अभी जो फिलहाल जो हुआ क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें भी लोगों ने बता दिया कि इंडिया हैज एवरी राइट टू काउंटर टेररिज्म। तो चाइना को नहीं लगता मुझे कि उतना ट्रैक्शन वहां मिलेगा। पाकिस्तान का नाम शायद ना लिया जाए, पर आतंकवाद के खिलाफ जरूर बोला जाएगा। और एक सवाल ये भी उठता है सर कि अब एनएसजी का क्या होगा हमारी सदस्यता का? चीन तो एकदम से
बिल्कुल अड़ा हुआ है, उसने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन क्या अभी भी कोई पॉसिबिलिटी है चीन के बगैर भी? क्या हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी अभी बचती है, या वापस हम चीन को फिर से मनाएं? देखिए, चीन को मनाते रहेंगे, जिनसे बातचीत करते रहेंगे, पर यह भी हमको समझ लेना चाहिए कि एनएसजी हमें मिले या ना मिले, हमारा काम चलता रहेगा। हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, वो चलता रहेगा, क्योंकि एनएसजी से कोई रोक नहीं है उस पे। पर हम अगर एनएसजी में चले जाएं तो कुछ सुविधाएं मिलती हैं, पर ऐसी बात नहीं है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम ठप हो जाएगा अगर हम एनएसजी में ना जाएं। तो मुझे तो नहीं लगता कि एनएसजी एक बहुत बड़ा मतलब हमें मिलना ही है, नहीं तो हमारे बहुत नुकसान होगा, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए और वक्त निकालने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ अहम खबरें। मैं भी भारत के इस सफर में हम गुजरात के आदिवासियों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के पूरे आदिवासियों में उसके इतिहास के साथ नाइंसाफी की है। આપણે પીવા પાણી આપે કે અહીં ખેતીમાં આપે નહીં આપે। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। श्रीनगर के पास पंपोर में आज फिर आतंकी हमला हुआ है। ईडीआई इमारत में कुछ आतंकी घुस गए। सेना और पुलिस आतंकियों के खात्मे के लिए अभियान चला रहे हैं। इसमें एक जवान घायल भी हो गया है। इमारत में युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस साल इमारत पर यह दूसरी बार हमला हुआ है। पंपोर की ईडीआई इमारत के आसपास दिन भर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी रही। इमारत के अंदर सोमवार तड़के 2 से 3 आतंकी घुस आए। इसके बाद सेना और पुलिस ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। बख्तरबंद वाहनों के साथ जवानों ने मोर्चा संभाला और आतंकियों के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। सुबह जब नमाज का टाइम था ना, उस वो आग जल रही थी मंजिल में। फिर उस टाइम फायर की हुए थे, 2-3 सुना हमने। बस उस टाइम से पीछे हालात खराब हो रही, फायरिंग चल रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईडीआई इमारत को निशाना बनाने के लिए आतंकियों की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकी कश्मीर के नौजवानों को खुद के पैरों पर खड़ा होते नहीं देखना चाहते। उमर ने कहा कि ईडीआई का मकसद युवाओं को प्रशिक्षण देना है ताकि वो खुद का व्यापार कर सकें। ईडीआई इमारत में फरवरी में भी आतंकी घुसे थे। तब 48 घंटे चले ऑपरेशन के बाद 3 आतंकी मारे गए थे। इस बीच श्रीनगर के 11 पुलिस थानों में सोमवार को कर्फ्यू लगा दिया गया। इसका मकसद कानून व्यवस्था बनाए रखना था। वहीं अलगाववादियों की हड़ताल के चलते घाटी में लगातार 94वें दिन जनजीवन ठप रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने सेवाकाल के दौरान अक्षम हो चुके सैनिकों की विकलांगता पेंशन में कटौती के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के अगले ही दिन 30 सितंबर को रक्षा मंत्रालय ने डिसेबिलिटी पेंशन को घटाकर आधा करने का आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसे वापस लेकर केंद्र सरकार को फौरन देश और सेना से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने सेवा के दौरान विकलांग होने वाले सैनिकों की पेंशन में 18,000 रुपए प्रति महीने की कटौती की है। ऐसा 7वें वेतन आयोग की एक सिफारिश को स्वीकार करने की वजह से हुआ है। कांग्रेस ने सरकार पर 1 रैंक 1 पेंशन की सिफारिशों की अनदेखी का आरोप भी लगाया।
वरिष्ठ अधिकारियों को जो सर्जिकल स्ट्राइक को हेड करते हैं, अगर उन्हें 100% डिसेबिलिटी हो जाए तो उनकी मासिक पेंशन 70,000 तक कम कर दी। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स की मासिक डिसेबिलिटी पेंशन 40,000 तक कम कर दी। क्या मोदी सरकार ने हमारे उन जाबाज सैनिकों को जिन्होंने देश की रक्षा की और पाकिस्तान में आतंकवाद के नासूर का खात्मा किया, क्या उन्हें यह तोहफा दिया है? जयललिता की सेहत को लेकर अफवाहों से निपटने के लिए एआईएडीएमके ने सोशल मीडिया में अभियान शुरू किया है। इस बीच पुलिस ने अफवाह फैलने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं डॉक्टर की एक टीम जयललिता के इलाज में पूरी तरह से जुटी हुई है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत में सुधार की खबरों के बीच उनके लिए विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। एआईएडीएमके कार्यकर्ता और जयललिता के हजारों समर्थक उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं मांग रहे हैं। इस बीच सोमवार को पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने चेन्नई के अपोलो अस्पताल जाकर जयललिता का हाल जाना। The good news is that Dr. Reddy says that Amma is progressing. She's responding to treatment. That's what he said. She's responding to treatment which is under very careful care. इस बीच केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात की। नायडू ने रविवार को अपोलो अस्पताल जाकर जयललिता की सेहत के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जयललिता के जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई। And she is always a fighter. I am confident she will fight back and become normal and continue to serve the people of Tamil Nadu. That is my wish. इस बीच मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री या नए मुख्यमंत्री की मांग की है। वहीं एआईएडीएमके ने जयललिता की सेहत को लेकर अफवाहों से निपटने के लिए ट्विटर में अभियान शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा है कि लोगों को अब भी बीएसपी और बीजेपी की नजदीकियां याद हैं। दरअसल मायावती ने कल रैली में अल्पसंख्यकों से समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने की अपील की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग बीएसपी राज में डॉक्टरों और इंजीनियरों की हत्या को नहीं भूले हैं। लोगों को ये भी याद है कि किस तरह स्मारक बनाने पर पैसे पाए गए। क्या हमारी बुआ दावा कर सकती हैं कि कल को अगर बहुमत की सरकार नहीं बनी तो क्या बीजेपी और बीएसपी मिलकर के सरकार नहीं बना लेंगे? कैसे भरोसा करेगी उत्तर प्रदेश की जनता? कितनी बार मिलकर के सरकार बनाई है? और फिर जो स्मारक बनाए हैं, बताओ स्मारक में कितना रुपया चला गया? महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले में अब महिलाओं और नाबालिग के खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा संबंधी कानून से बालिग पुरुष शब्द हटाने का आदेश दिया है। घरेलू हिंसा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा मामले में ससुराल पक्ष के नाबालिग और महिलाओं पर भी मामला चलाया जा सकता है। कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून से वयस्क पुरुष शब्द हटाने का आदेश दिया है। जानकार इस फैसले को घरेलू हिंसा को रोकने की दिशा में एक अहम कदम मान रहे हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि अक्सर केसों में ये हो रहा है कि घरों में मदर इन लॉज हैं या सिस्टर इन लॉ हैं, उनकी तरफ से जो प्रॉब्लम आ रही है और या वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं लड़की के साथ, वो इस लॉ से वो एक तरीके से बाहर थे और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा कानून 2005 से वयस्क पुरुष वाला हिस्सा हट जाएगा। अभी तक सिर्फ बालिग पुरुष के खिलाफ ही घरेलू हिंसा का केस दर्ज होता था। उन लड़कियों को जो अपने हस्बैंड से प्रताड़ित होती हैं, अपने ससुराल वालों से प्रताड़ित होती हैं या उन्हें किसी भी तरह की परेशानी होती है, तो उनके लिए उनकी रक्षा के लिए ये कानून जो बना है अपने आप में एक बड़ा अच्छा। कोर्ट ने कहा है कि एक महिला अगर दूसरी महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज नहीं करवा सकती है तो इस कानून का मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि परिवार में पुरुष के अलावा महिलाएं भी होती हैं। अदालत के इस कदम से घरेलू हिंसा के मामले में औरतों और नाबालिगों पर केस चलाया जा सकेगा। जानकारों का एक पक्ष इस बात से भी चिंतित है कि कहीं इस कानून का दुरुपयोग ना हो, जो कि दहेज और दूसरे कानूनों में देखा गया है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी चिंता समय समय पर जता चुका है, क्योंकि अगर इसका दुरुपयोग होता है तो ये खुशहाली की तरफ ले जाने की बजाय परिवारों को बदहाली की तरफ ले जा सकता है। दिल्ली से कैमरामैन सुरेश के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी।
पर्यावरणविद वंदना शिवा और भारतीय कृषक समाज ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक याचिका दायर की है कि देश में किसानों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और बड़ी संख्या में किसानों की आत्महत्या के मामलों की जांच करने की उन्होंने मांग भी की है। याचिका में कहा गया है कि 1995 से वैश्वीकरण और WTO के चलते विदेशी कंपनियों के बीजों के कारोबार में आने से किसानों की हालत खराब हुई है। जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों और रसायनों के इस्तेमाल से खेती की लागत बढ़ी है और कर्ज के जाल में किसान उलझ गया है, जिसके चलते वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए दूसरी डिबेट के बाद ज्यादातर मीडिया ने डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को बढ़त बनाते हुए दिखाया है। इस बहस में हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप पर महिलाओं के बारे में टिप्पणी को लेकर निशाना साधा, तो इसके लिए ट्रंप ने माफी मांगी। I apologize to my family. I apologize to the American people. Certainly, I'm not proud of it. But it's not only women, and it's not only this video that raises questions about his fitness to be our president. दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने महिलाओं के बारे में अश्लील टिप्पणी वाले वीडियो के मामले में माफी मांगी है। हालांकि डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने साफ किया कि महिलाओं के बारे में ट्रंप जिस तरह के ख्याल रखते हैं, उसके बाद वो राष्ट्रपति बनने लायक नहीं हैं। मुसलमानों को लेकर अमेरिकी नीति के मुद्दे पर भी दोनों नेताओं के बीच गहरे मतभेद नजर आए। Muslims have to report the problems when they see them. And, you know, there's always a reason for everything. If they don't do that, it's a very difficult situation for our country. This is a gift to ISIS and the terrorists, violent jihadist terrorists. We are not at war with Islam. ट्रंप ने विदेश मंत्री रहते निजी ईमेल सर्वर के इस्तेमाल पर हिलरी क्लिंटन को घेरने की कोशिश की। हिलरी ने गलती मानते हुए कहा कि कोई भी जानकारी गलत हाथों में नहीं गई। The 33,000 emails that you deleted and that you acid washed, and then the 2 boxes of emails and other things last week that were taken from an office and are now missing. That was a mistake, and I take responsibility for using a personal email account. Obviously, if I were to do it over again, I would not. I'm not making any excuses. आर्थिक नीतियों को लेकर भी दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर हमले किए। इससे पहले दोनों के बीच 27 सितंबर को पहली बहस हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है। इस साल ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री ओलिवर हार्ट और फिनलैंड के बेंट होमस्ट्रोम को यह सम्मान दिया गया है। इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट की डिज़ाइन को समझने में मदद मिलती है। जूरी के मुताबिक इस थ्योरी की वजह से एक बेहतर संस्थान और कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करने में काफ़ी मदद मिली है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को 8 मिलियन क्रोनर यानी करीब $9,30,000 दिए जाते हैं। The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2016 to Oliver Hart and Bengt Holmström for their contributions to contract theory. इंदौर टेस्ट के तीसरे ही दिन भारत ने पकड़ मजबूत कर ली है। आज का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 18 रन बना लिए हैं। इस तरह भारत की कुल बढ़त 276 रनों की हो गई है। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की पहली पारी भारतीय फिरकी के सामने 299 रनों पर ही ढेर हो गई। इससे भारत को पहली पारी में 258 रनों की बढ़त मिल गई। न्यूजीलैंड ने ठोस शुरुआत की। पहले विकेट के लिए सलामी बल्लेबाज गुप्टिल और लैथम ने 117 रनों की साझेदारी की। लैथम 53 रनों की पारी खेलकर अश्विन का शिकार बने। इसके बाद विकेटों का गिरना जारी रहा। अश्विन ने 6 विकेट लिए, वहीं जडेजा को 2 विकेट मिले। न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाज रन आउट हुए। न्यूजीलैंड के लिए गुप्टिल ने सबसे ज़्यादा 72 और निशाम ने 71 रनों की पारी खेली। इससे पहले कल भारत ने अपनी पहली पारी 5 विकेट के नुकसान पर 557 रनों पर घोषित कर दी थी। इसमें कप्तान कोहली का दोहरा शतक और रहाणे के 188 रनों का योगदान था। इस मैच में जीत के साथ ही भारत सीरीज में क्लीन स्वीप कर लेगा। 2 टेस्ट जीतकर भारत पहले ही सीरीज पर कब्जा कर चुका है। और आज नवरात्रि का आखिरी दिन है।
नवमी के दिन देश भर में धूमधाम से भक्तों ने पूजा अर्चना की। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना की गई। महानवमी के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह से ही लोग मंदिर और माता के पंडालों में दर्शन और पूजा करने पहुंचने लगे। आज नवम दिवस, नवरात्र का नवम दिवस है और माँ सिद्धिदात्री का आज का स्वरूप है। माँ भगवती सिद्धिदात्री अष्ट सिद्धि और नवनिधि देने वाली माँ भगवती है। यहाँ पर दर्शन करने से सबको लाभ प्राप्त होता है। माता जी अपना आशीर्वाद सबको प्रदान करती है और सब भक्तजन यहाँ लाइन में खड़े हैं और दर्शन के अभिलाषी है सब। इस मौके पर विदेशी श्रद्धालु भी भक्ति के रस में सराबोर रहे। धर्मशाला में विदेशी श्रद्धालुओं ने माता की विशेष पूजा की। Such an honor and blessing. Navaratri has been a deepening of a connection to myself and the goddess. आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड की हस्तियां भी माता के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंची। इस बीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दशहरे की बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।